नमस्कार, realset.com पर आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 522 522। आज हमारे साथ संदीप जी मील जो कि एक लेखक हैं, पोसानी गांव से हैं। तो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और आगे बढ़ने से पहले नियमित शर्तें बता दूं। एक तो वीडियो realset.com संपत्ति रहेगा, इसमें जो कुछ करूँ उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। इसका व्यवसाय की पेमा लिखित अनुमति वगैरह नहीं होगा और एक बार में संशोधित करके इंटरनेट अपलोड कर देते हैं, उठाया नहीं जाएगा। तो शुरुआत करते हैं पारिवारिक परिचय से। जी, बताएं। मेरा नाम संदीप मील है। मैं पोसानी गांव का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम रतनलाल मील है जी। माताजी का नाम कमला देवी है जी। मेरे दादाजी का नाम भगवानाराम मील है जी। और मेरी दादी जी का नाम चावली देवी, परदादा का नाम करनाराम मील और सरदादा का लोटराम मील। ननिहाल? मेरे ननिहाल पक्ष आफास है। मेरे नाना जी का नाम गुलाराम जी डाका और नानी का नाम पार्वती देवी है। जी जी जी। और मेरी परनानी का नाम जानकी देवी है और परनाना का नाम बुधराम जी मील है, बुधराम जी बुर्डक है, जो कारंगा के रहने वाले हैं। ससुराल कौन सी जगह है? अलगपुरा बोगन है। अलगपुरा बोगन जी। सास ससुर का नाम? ससुर का नाम है मोटाराम जी सेवदा और सास का नाम है हरदेवी देवी। धर्मपत्नी का नाम? मनोज देवी। मनोज देवी ना। और संतति? 2 बच्चे हैं। नामकरण? बच्चे का नाम है लक्ष्य और बच्ची का नाम है जेनी। आप बहन का क्या नाम बताया? बहन का नाम प्रियंका। प्रियंका। बहन भाई 2 है ना? जी। शैक्षणिक पृष्ठभूमि? मेरी पढ़ाई लिखाई अलग अलग जगह पे हुई है। अभी फ़िलहाल मैंने पीएचडी कंप्लीट की है। उससे पहले राजस्थान विश्वविद्यालय से, उससे पहले मैंने एमफिल की है और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से मैंने एमए किया है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। और श्री कल्याण कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था। और यहाँ कोलिड़ा की जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ से मैंने सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की थी। तो कुछ अभिरुचि की बात करें जी, तो खेल में रुचि है? खेल में रुचि है। खेलते रहे हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं और हॉस्टल के दौरान वॉलीबॉल और चेस तमाम तरह के खेल। साहित्य में है ही? हाँ, चूँकि वो तो मेरा मूल क्षेत्र है। तो साहित्य में किसको पसंद ज़्यादा करते हैं आप? हाँ, मेरे पढ़ने की भारतीय लेखक में ज़्यादातर मैं 2 तरह की किताबें पसंद करता हूँ। एक तो फिक्शन, जिसको कथा साहित्य कहा जाता है। दूसरा एक वैचारिक किताब। तो फिक्शन में ज़्यादातर भारत में प्रेमचंद, रेणु मेरे प्रिय लेखक हैं, फणीश्वर नाथ रेणु। और भारत के तमाम श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी हुई। भारत के और अन्य भाषाओं के लेखक, जिसमें कन्नड़ के लेखक, बांग्ला के लेखक, माँ श्वेता देवी। और उसके अलावा यहाँ की कविता भी मुझे बहुत पसंद है। कविता भी पढ़ता रहता हूँ। मुक्तिबोध की कविता, नागार्जुन की कविता, निराला की कविता, पास्ट की कविता। विदेशी लेखक भी बहुत पसंद है मुझे। एक मंटो बहुत प्रिय है। मंटो एक हिंदी के साथ हसन मंटो बहुत बड़े अफसाना निगार थे। फैज़ अहमद फैज़ बहुत पसंद है। राही मासूम रज़ा बहुत पढ़ा है। विदेशी लेखकों में चेखव, गोर्की, मोपासा, हेमिंग्वे और जो मार्केज 100 Years of Solitude हो या उनका लव इन द टाइम ऑफ कालरा हो, तो दुनिया भर के लेखक क्षेत्र यही रहा। तो हाँ, पसंद है। दूसरी किताबें जो वैचारिक किताबें हैं, उसमें भगत सिंह है। इवन मुझे गांधी की और अंबेडकर, लोहिया, चूँकि मैं राजनीति विज्ञान का मूलतः छात्र रहा हूँ, इसलिए भारतीय चिंतक जो हैं वो भी बहुत पसंद रहे। अंबेडकर को मैं बहुत पसंद करता रहा हूँ। अंबेडकर को बहुत ज़्यादा पढ़ता रहा हूँ। नेहरू को भी पढ़ा है। कला में जैसे कोई चित्रकारी में, मूर्ति में, कला का भी कुछ आजमाया? मैंने पेंटिंग कभी बनाई नहीं, हालांकि हर आदमी पेंटर होता है। पेंटिंग के बारे में पढ़ा ज़रूर है। पिकासो की जीवनी पढ़ी है, भारतीय चित्रकारिता के इतिहास को पढ़ा है और भारत में जो चित्रकार रहे हैं उनकी चित्रकला की समझ विकसित करने की कोशिश की है। चित्रकला समझते हैं, चित्रकला पे लिखा भी है, लेकिन खुद कभी जिसको एक दीक्षित चित्रकार की श्रेणी में कहा जा सकता है वैसा कोई प्रयास नहीं किया। बाकी तो संसार का हर व्यक्ति कभी न कभी कोई चित्र बनाता ही है। जी जी जी। तो जो फिल्में हैं जी, ये पसंद है? हाँ, सिनेमा में बहुत देखता हूँ। बताएं कौन सी प्रिय फिल्म? सिनेमा काफ़ी देखता हूँ। मेरी पुरानी और नई फिल्मों में अलग अलग पसंद है। मुझे सबसे प्रिय फिल्म है वो मेरी तीसरी कसम है, जो राज कपूर की फिल्म है। वहीदा रहमान है और वो शंकर शैलेंद्र, जो एक हिंदी के बड़े पोइट थे और बड़े गीतकार थे,
उनकी बनाई हुई फिल्म है और तो कहानी उसमें फणीश्वरनाथ रेणु की है। उसमें क्या अच्छा लगा आपको? वो फिल्म बेसिकली भारतीय देहात है, भारतीय जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है उनकी हकीकत को दर्शाता है। उस फिल्म में उसकी कहानी अद्भुत है। वो सिनेमा बेसिकली अच्छा सिनेमा वही होता है जो कथा कहने की अपनी बेहतर तरीके निकाल ले। बाकी तकनीक से अच्छा सिनेमा नहीं बन सकता। वो अच्छे सिनेमा बनाने में योगदान जरूर कर सकते। वो फिर कवर, चमकीले कवर की तरह काम करता है। हाँ, वही है कि आपके पास अगर आपके पास आवरण ही आवरण हो, आपके ये समझ लीजिए कि आपने बहुत पानी दे दिया और बीज डाला ही नहीं है, आपकी फसल ज़्यादा निर्भर करती है कि कैसा बीज है, कैसी ज़मीन है, उसके बाद में निर्भर करती है कि उसको पानी कितना मिला है, और उसके बाद में निर्भर करती है कि उसमें आप कौन सी खाद डाल रहे हैं। आप ऐसे उसकी मार्केटिंग किए जाओ। हाँ, आप मतलब बंजर ज़मीन में आप कितना भी पानी देंगे, कितना भी अच्छा बीज डाल देंगे, तो वहाँ कुछ पैदा नहीं हो सकता। तो आधुनिक फिल्मों में मुझे कुछ फिल्में बहुत पसंद हैं। जैसे मुझे इरफान की फिल्म है तिग्मांशु धूलिया की हासिल बहुत पसंद है। मकबूल भी बहुत पसंद है जो विशाल भारद्वाज की है, मैकबेथ पे बेस्ट फिल्म है। और अभी हाल ही की फिल्मों में भी काफ़ी फिल्में बहुत बेहतरीन आई हैं। पान सिंह तोमर बहुत अच्छी फिल्म है, उसको मैंने काफ़ी बार देखा है। तो सिनेमा देखते रहे। फिल्मों की कोई ये नहीं है कि कौन सी ज़्यादा पसंद है, कौन सी कम है। हाँ, अलग अलग समय पे आपको अलग अलग तरह के सिनेमा की जरूरत। नायक तो देखिए अलग अलग है। नायक अगर सिनेमा का नायक कहा जाए या सियासत का नायक कहा जाए तो वो अलग अलग आपके पसंद होते हैं। सिनेमा में मुझे नसीरुद्दीन शाह, इरफान, ओमपुरी और आमिर खान बहुत पसंद है। और नायिका? तब्बू। और राजनीतिक महापुरुष कोई? देखिए, मुझे भगत सिंह हमेशा से पसंद रहे हैं, और मैंने बताया कि अंबेडकर बहुत पसंद रहे हैं, ज्योतिबा फुले बहुत पसंद रहे हैं, पेरियार मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप धार्मिक व्यक्ति हैं? नहीं, मैं नास्तिक हूँ। नास्तिक हैं, ठीक। भ्रमण किया? हाँ, मैं हिंदुस्तान के लगभग इलाकों में घूमा हूँ। अच्छा। और मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो रेगिस्तान, समंदर और पहाड़ है। मतलब मोटी मोटी चीज़ें, तो उसमें सब कुछ आ जाता है। प्रिय मित्र? हाँ, प्रिय मित्रों की लंबी फहरिस्त है। हाँ, वो हजारों में है। प्रिय गुरुजी? प्रिय गुरुजी भी बहुत ज़्यादा हैं, और मेरे शिक्षकों से घनिष्ठ संबंध रहे हैं। अभी मैं प्रोफेसर विद्या जैन के निर्देशन में पीएचडी कर रहा हूँ। मेरा जो विषय है वो है भारतीय राजनीति में दलित स्त्रीवाद की सैद्धांतिक अवधारणा। तो प्रिय फल? फल तो देखिए, मतलब ये जो है ना, प्रिय की जो श्रेणी कर्म है जो है ना, बहुत मुझे जो मिल जाए वो फल पसंद है ना। और सारे ही फल खाते हैं, ऐसा कोई है नहीं कि फूल विशेष। फूल सब अच्छे लगते हैं, फूल तो सारे ही अच्छे होते हैं, फूल खराब थोड़ी होता है। खान पान में कोई विशेष? मैं नॉनवेज बहुत पसंद करता हूँ। अच्छा। और शाकाहारी भी, मुझे सारी सब्जियाँ बहुत पसंद हैं। अच्छा, आजीविका की शुरुआत कब हुई? अलग अलग तरह के काम किए हैं मैंने। मेरी पढ़ाई के दौरान से पढ़ने पढ़ाने का, लिखने का, अनुवाद करने का, अलग अलग जगह फ्रीलांसिंग में लिखता रहा अखबारों में। आज भी हिंदुस्तान के काफ़ी अखबारों में लिखता हूँ, वेबसाइट के लिए लिखता हूँ। पत्रकारिता में मैंने नौकरियाँ भी की, जिसमें मेरी राजस्थान पत्रिका की यहाँ सीकर की नौकरी अंतिम नौकरी थी। तो वो ऐसा कोई मतलब फिक्स नहीं था, जैसी ज़रूरत हुई, जैसा वक्त मिला, कितना पढ़ने लिखने के अतिरिक्त वक्त निकाल पाते हैं, अच्छा, वैसा काम कर लिया। अच्छा, बात है जैसे उच्च शिक्षा अपने यहाँ से आपने बताया शोध संस्थान है, जो उसमें क्या है कि कई बार देखने को आता है कि भाई रेवड़ी की तरह पीएचडी पढ़ जाती है ना, मतलब उसमें वो न तो शोध पे ध्यान देते हैं, न कि जो है वो कोई ढांचा अच्छा होता है। अब विदेशों में देखते हैं कि अपने यहाँ से लिस्ट जारी होती है, उसमें अपने टॉप 100 में 150 में कोई अपने यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आता, जबकि अपने यहाँ इतने बड़े बड़े कैंपस हैं, बहुत भारी भरकम तादाद है विद्यार्थियों की, तो कहाँ कमी रह जाती है? देखिए, बेसिकली हमारे यहाँ हायर एजुकेशन की जो सबसे बुनियादी चिंता है वो सरकारी चिंता है। हमारी सरकारें इस चीज़ को लेकर संजीदा कभी नहीं रही कि उनको हायर एजुकेशन में अच्छे लोग निकालने हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जिन देशों की आप बात कर रहे हैं, यूरोप, अमेरिका या तमाम देश, वहाँ उनकी जीडीपी का 10% तक एजुकेशन पे खर्च होता है, और हिंदुस्तान में बेमुश्किल आप 2% के आसपास रहते हैं।
तो इन हालातों में देखिए हायर एजुकेशन हम लोगों का जो शिक्षा का जो बुनियादी लक्ष्य है वो हमने बार बार बदला और उसको कोशिश की, सुधार, शिक्षा आयोग बने, शिक्षा नीतियाँ बनी, लेकिन हम दो बुनियादी चीज़ों को भूल गए। वो एक तो ये भूल गए कि हमें शिक्षा एक बेहतर नागरिक तैयार करने के लिए बनानी है, उसके स्तर पे हमारे यहाँ बहुत कम प्रयास हुए। दूसरा ये कम प्रयास हुए कि हमारी सबको बराबर शिक्षा उपलब्ध हो। तो आज भी देश में अधिकांश ऐसे इलाके हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े गांव, देहात ऐसे हैं जहाँ पे हाँ स्कूल नहीं है। और सवाल स्कूल का नहीं है, हमने शिक्षा को साक्षरता से जोड़ लिया। हमने मान लिया कि जो अपना नाम लिखना सीख गया, जो किताब पढ़ना सीख गया, अखबार, वो शिक्षित है। शिक्षा का मायना इतना संकीर्ण कभी नहीं है। शिक्षा का मायना है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, जिसमें वो स्वतंत्र चिंतन उसका विकसित हो, वो समाज की, सियासत की, वो दुनिया की तमाम चीज़ों पे अपना निर्णय ले सके, अपनी सोच विकसित कर सके, तभी वो एक लोकतंत्र में एक बेहतर नागरिक की भूमिका निभा पाता है, तभी वो अच्छा नेतृत्व चुन पाता है, तभी वो बेहतर समाज बना पाता है, वो अपने परिवार का, समाज का, मुल्क का और दुनिया के बेहतरी में योगदान दे सकता है। तो आजकल जो सोशल मीडिया पर जो ये मचा हुआ है, इसमें जिसके हाथ में 4 मोबाइल हाथ आ जाए वो भी कुछ ना कुछ लिखता रहता है, किसी की पोस्ट पे इधर से भेजता रहता है, तो मतलब वो कहीं ना कहीं ये भी तो फैक्टर है ना, काम करता है। देखिए सोशल मीडिया ने 2 काम किए हैं। एक काम ये किया है कि उसने डेमोक्रेसी का बहुत तेज़ी से विस्तार किया। पहले लोगों को लिखने का अवसर ही नहीं मिलता था, पहले बहुत कम लोगों का लिखने पढ़ने पर एकाधिकार था, लेकिन इसने फैलाया है, लोगों तक सूचनाओं का विस्तार किया है। लेकिन मसला ये है कि इन तमाम सूचनाओं के विस्तार के बाद उसका इस्तेमाल भारतीय लोग एक बेहतरी के काम के बजाय एक वक्त बर्बाद करने के लिए और कई बार गलत कामों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि मैं आपको, अगर ये साइंस में हर चीज़ में होता है, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी की कोई फिलोसफी नहीं होती, दो-धारी तलवार की तरह है। वो आपको डिपेंड करता है कि आप उसका क्या उपयोग करते हैं, है ना। आपको अगर एक गाड़ी दे दी जाए तो आप किसी की एक्सीडेंट से हत्या भी कर सकते हैं और किसी ज़रूरतमंद को उसके घर पे पहुंचा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि चलाने वाला क्या सोचता है, क्या उसका और वो उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी समझ का स्तर क्या है। हमारे यहाँ एक दिक्कत ये भी है, जो डिग्रियाँ लेके घूमते हैं उनकी भी समझ का स्तर बहुत छोटा, बहुत मतलब दकियानुसी, बहुत संकीर्ण होता है। और तमाम सामाजिक अंतर्विरोधों में, तमाम सामाजिक हिंसाओं में या सामाजिक दुर्व्यवहार में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जिस तबके को ये सब नहीं करना चाहिए समाज का, वो उसको ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। अच्छा, इसमें शिक्षा में राजनीतिक हस्तक्षेप, जैसे कि मान लीजिए कि कई बार देखते हैं फलाने प्रोफेसर नियुक्ति होगी, वो छोड़ नहीं रहा, उसको जा नहीं रहे, अयोग्य को लगा रहे हैं, देखा हमने डीन वगैरह जो होता है ना, तो इसमें कुछ विद्यार्थियों का तो नाश होता है, पढ़ाई का भी होता है, चौपट होती है। देखिए एक बात इसमें ये समझना पड़ेगा कि हम लोग राजनीति को कैसे देखते हैं। हमारे देश में एक बहुत बुनियादी खामी है, और बुनियादी खामी ये है कि हम लोग राजनीति को अभी जब हमारी पीढ़ी के आते आते राजनीति बहुत ही एक बुरा शब्द माना जाने लगा, जबकि मनुष्य मूलतः राजनीतिक प्राणी है, और उसकी अगर वो राजनीतिक नहीं है तो उसके होने का और नहीं होने का, उसके अस्तित्व का दुनिया में कोई असर नहीं पड़ता। सामाजिक परिवेश की परिचर्चा नहीं करेगा तो फिर सही बात वो तो इस पर निर्भर करता है कि आप राजनीति जो कर रहे हैं, राजनीति संसार में होती रही है आदिकाल से आधुनिक काल तक, और वर्तमान तक सियासत होती रही है, और बिना सियासत मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। समझिए 64 कलाओं में से एक कला है भी। हाँ, और सियासत का इस पे निर्भर करती है कि आप उसको किस के लिए करते हैं, उसका लक्ष्य क्या है। जैसे आप भारतीय इतिहास में देखें तो भगत सिंह, गांधी, नेहरू या पूरा अपना आज़ादी का आंदोलन में वो सियासत ही कर रहे थे, जिसमें उनको अंग्रेजी हुकूमत उनको आतंकवादी तक कह रही थी, उनको पता नहीं क्या क्या तगमे दे रही थी, लेकिन वो हमारे समाज के लिए तो हीरो थे और हीरो हैं आज भी, है ना। तो
और वो जो सियासत है, उनका जो राजनीति का दायरा था, वो एक व्यक्ति अपने हितों से ऊपर उठकर एक दबे कुचले, एक गरीब और एक वंचित, एक ज़रूरतमंद लोगों की के कल्याण की राजनीति का था, जो अंततः विस्तृत होकर विश्व दृष्टि उनकी बनती और एक मानव कल्याण के रूप में वो विकसित होता। लेकिन अब तो विद्रूप रूप सामने आ रहा है ना। देखिए, इसका बहुत बुनियादी कारण है, इसका वही बुनियादी कारण है। हिंदुस्तान में, भारत में जो भी तमाम तरह की गड़बड़े हैं, उसके 3 बुनियादी कारण हैं। एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य, और तीसरा है कि हमारा जो योजनाएं हैं, वो योजनाओं और लोकतंत्र में भागीदारी का सवाल। तो पहला जो शिक्षा, हम लोगों ने अपने लोगों को इस तरीके से शिक्षित किया ही नहीं कि वो लोकतंत्र में अच्छे नेता चुन सकें। तो जैसे लोग होंगे वैसे ही नेता चुनेंगे। तो हमारे यहाँ राजनीति किससे प्रभावित हुई? राजनीति प्रभावित होनी चाहिए थी संवैधानिक मूल्यों से, संविधान से। हमारे यहाँ राजनीति प्रभावित हुई जाति से, धर्म से, क्षेत्र से, और उससे ज़्यादा प्रभावित हुई पैसे से, है ना। तो हमारे यहाँ अब लोगों को यही नहीं पता कि उनका जो वोट का अधिकार है वो उनकी ज़िंदगी के अधिकार से बड़ा है ना। ज़िंदगी का अधिकार का जब तक कोई मायने नहीं रहता, जब उनके पास नागरिक अधिकार नहीं है, तो उसकी कीमत समझ नहीं पाए। और उसमें उसका एक शिक्षा में एक कारण ये भी रहा कि हमारे छात्र राजनीति, जो कि बुनियादी पाठशाला थी, हमारे पास राजनीतिक रूप से जागरूक और राजनीतिक रूप से ये कह सकते हैं कि लोगों को ट्रेंड करने के लिए कोई प्रयोगशाला नहीं बची। हमारे पास कोई फैक्ट्री ही नहीं बची। लोकतंत्र में बड़ी फैक्ट्री शिक्षा थी, जहां आप स्कूल के मॉनिटर बनाने से लेके विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष तक उनको राजनीतिक रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनाते। जब वो ही खराब हो गए तो आपके यहाँ नेता पैदा कहाँ से होंगे? नेता तो पैदा होते हैं ना, मूवमेंट से पैदा होते हैं, आंदोलन से पैदा होते हैं। वो सब नहीं रहे, तो नेता यहाँ पैराशूट से पैदा होने लगे, अचानक से अवतरित होते हैं। तो उन नेताओं के लिए जनता कोई मायने नहीं रखती, उन नेताओं की पक्षधरता कुछ और होती है। उनके लिए राजनीति एक कैरियर हो गया, को लेने देना नहीं। हाँ, और अब तो जिस तरीके से भारतीय राजनीति पूंजीवाद की तरफ जा रही है, तो वहाँ एक मैनेजमेंट का काम हो गया। आप इतना पैसा लगाइए, ये चुनाव है, ये गणित है, इस जाति को ये कीजिए, हाँ, तो आप उसको तो आप तय नहीं कर पाए अभी कि हमारे राजनीतिक दल कहाँ, जो सत्ताधारी बड़े राजनीतिक दल हैं, वो कहाँ जनता के सवालों पे चुनाव लड़ते हैं, कहाँ इस पे चुनाव लड़ते हैं, शिक्षा पे। तभी तो हमारे लोगों को पता ही नहीं शिक्षा है क्या। तो शिक्षा का इतना निजीकरण कर दिया कि आम आदमी के लिए बेहतर शिक्षा पाना कोई संभव नहीं। और जो ज़्यादा फीस, करोड़ों में जो फीस देके करेंगे, उनके लिए आपके यहाँ रोजगार नहीं है, तो वो आपकी प्रतिभा पलायन कर जाएगी। तो आपके यहाँ जो संसाधन जो पैदा होता है, उसका आप कोई देश के विकास में कोई इस्तेमाल ही नहीं रहा। अच्छा, एक जैसे अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, मान लीजिए ये जो अपना मूलभूत अधिकार है, लेकिन इसके नाम पर लोग क्या है कि आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में जो है बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें करना, धर्म पे, जाति पे, जो भी है, या सोशल मीडिया पे जो है अफवाह फैलाना वगैरह, इस महामारी के दौर में भी लोग जो है चूक नहीं रहे। तो लगता है कि इस पे भी कुछ काम होना चाहिए, सुधार होना चाहिए ना। देखिए, हम लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बहुत संकीर्ण अर्थ निकालते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बहुत व्यापक अर्थ है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ ये भी है कि अगर मैं कुछ बात कह रहा हूँ, तो उस बात से किसी दूसरे समुदाय, किसी व्यक्ति की भावनाओं को, और भावनाएं नहीं, विशेष करके उसकी मान्यताओं को, उस पर कोई बहुत ज़्यादा आक्रमण करना नहीं हो। तो आपकी एक की अभिव्यक्ति दूसरी की अभिव्यक्ति को प्रभावित नहीं करनी चाहिए। अन्यथा क्या है, अभिव्यक्तियाँ आपस में टकरा जाती हैं और उससे एक समाज में एक बहुत बड़ी टकराहट पैदा हो जाती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम लोग दरअसल हमेशा यही सोचते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ हमारा बोलना मात्र है। नहीं, इतना ही नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा सुनना भी है। मसलन हम क्या सुने और हमें ज़बरदस्ती, हम कोई चीज़ सुनना नहीं चाह रहे हैं और हमें ज़बरदस्ती सुनाया जा रहा है, तो वो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। अगर आपके घर में आपकी निजता का हनन है, आपकी प्राइवेसी का हनन है, आप
पढ़ाई कर रहे हैं और बाहर किसी ने बहुत बड़ा लाउड स्पीकर लगा के उस पर गाने बजा रहे हैं, तो वो आपकी वो कहेगा मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन नहीं, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ने किसी दूसरे की ज़िंदगी को में डिस्टरबेंस किया है, उसमें बाधा पैदा की है, इसलिए उसका निवारण होना चाहिए। तो संविधान में बहुत साफ है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मायने। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जब हम बात करते हैं तो उसके संदर्भ ये है कि कोई भी ताकतवर, वो ताकत कैसी भी हो सकती है, वो ताकत आर्थिक हो सकती है, वो सामाजिक हो सकती है, वो राजनीतिक हो सकती है, वो कमज़ोर को उसकी बात, विचार, उसकी सारे कृत्य करने से कोई प्रतिबंध ना लगा पाए। और ये इसी को एक अर्थ में आप कह सकते हैं कि ये भारतीय राजनीतिक लोकतंत्र की बुनियाद है कि आप बोल सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, आप अपने राजनीतिक अभिव्यक्ति कर सकते हैं, आप अपनी सामाजिक अभिव्यक्ति कर सकते हैं, तो उस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब किसी दूसरे पर आक्रमण करना नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब किस लोगों के आक्रमण करने की शक्ति को हटाना है, सबको मुक्त करना है। जी। तो इस संदर्भ में उसको समझा जाना चाहिए। एक जैसे ये हस्त कौशल है, भले चाहे विदेश जाएं, भले चाहे कुछ और कार्य करें, जैसे अपने यहाँ देखा है कि स्नातक जो हैं, ठीक है, वो भी जो है वो प्रार्थना पत्र लिखना, एप्लीकेशन लिखना, फॉर्म भरना अधिकांशतः नहीं जानते, ठीक है। तो बाकी काम हस्तशिल्प जो है वो तो रहने दीजिए। अब जैसे कि अगर किसी को हाथ की कलाकारी आती है तो भूखे नहीं मरता। अब देखिए इस महामारी के दौर में भी अगर किसी को कुछ हाथ का काम आता है तो वो कर सकता है, उसमें कुछ ज़्यादा पूंजी भी नहीं चाहिए, ठीक है। वो अगर शुरू से उसकी आदत होती है तो बेरोजगार भी नहीं रहता आदमी, उससे आलस्य भी नहीं चढ़ता है। लगता है कुछ न कुछ इस पर काम होना चाहिए। देखिए ऐसा है कि ये जो आप कह रहे हैं हस्त कौशल, ये एक आपकी जीविका का आधार बन सकता है और इस पे बुनियादी रूप से हमारे पास बहुत से कौशल होते हैं इंसान के पास। हमारी शिक्षा का काम हमारे कौशल विकास भी है एक तरह से, लेकिन वो चूँकि आपकी वैज्ञानिक चेतना का विकास करे, आपकी एनालिटिकल क्षमता यानी आपकी विश्लेषण क्षमता का विकास करे। सवाल ये है कि आपको काम हस्त कौशल को अलग से डिफाइन नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारी शिक्षा में बुनियादी रूप से श्रम के साथ उसका संबंध हो तो आप कुछ न कुछ काम सीखते ही हैं। हर मनुष्य कुछ न कुछ काम करता है, लेकिन ये इसलिए ज़्यादा आने वाले समय में इसको हमें ये जोड़ के देखना पड़ेगा कि हमने जिस तरीके से हमारी बुनियादी ज़रूरतों के अतिरिक्त एक गहरी दौड़ में औद्योगिकरण के चले गए, तब वो हमारे हस्त कौशल के उद्योग या जो हमारे कुटीर और लघु उद्योग हैं वो टिक नहीं पाते। आज दुनिया में ये स्थिति है कि आप 50 गांव में जो बनाएंगे वो एक मशीन 1 घंटे में बना देगी। और उसका एक कारण ये भी रहा है कि हमने अपने आधारभूत ढांचे से पलायन कर लिया। हमने कृषि से, हमने पशुपालन से, उसके विकास में हमने कोई बहुत बेहतर योजनाएं नहीं बनाई। हमने उसको एकदम घाटे और बर्बादी का सौदा बना दिया। उसका कारण ये हुआ कि पलायन बढ़ा। और ये जो हस्त कौशल आपको मिलेगा तभी जब आपका प्राथमिक ढांचा विकसित होगा। आपको लगता नहीं कि ये जो अपने लोग हैं वो सिर्फ नौकरी पेशा बनना चाहते हैं, वाइट कॉलर जो है इस चीज़ों को बढ़ावा देती है अपनी शिक्षा वर्तमान में? नहीं, शिक्षा नहीं बढ़ावा देती है। इसका एक और बुनियादी कारण है। हमारी ज़िंदगी में अभी हमें लगभग 70 साल हो गए आज़ाद हुए। 70 साल के बाद में भी 70 साल से ज़्यादा हो गए, हम पे कुछ प्रभाव है। वो प्रभाव है उपनिवेशवाद के। अंग्रेजी शासन ने जो हम पे, साम्राज्यवाद ने जो 200 साल तक राज किया, उसने हमारी, वो तो चले गए लेकिन हमारी मानसिकता को इतना बदल दिया कि हम उसी दिशा में सोचे जा रहे हैं। तो ये जो नौकरी है, हमने क्या सीखा, ये सब साम्राज्यवाद की देन है, अंग्रेज़ों की देन है कि उनको बाबू चाहिए हैं तो बाबू बनाने हैं, और हम आज तक बाबू ही बने जा रहे हैं। और हमारा दिमाग, हम स्वतंत्र रूप से सोचने के आदी नहीं हैं।
हमें बताया जाता है कि फला का बेटा ये हो गया, मास्टर हो गया, तुम भी ये कर लो, मास्टर हो जाओ। फला का बेटा ये हो गया, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास और वो क्या चाहता है वो कभी नहीं हो पाता। और इसी कारण हमारे यहाँ जितनी भी रोजगारों में लोग हैं, चाहे वो कोई भी नौकरी कर रहे हों, वो साल 2 साल के बाद जीवन भर कुंठा के शिकार रहते हैं, उदास रहते हैं, फिर वो रिटायर हो जाते हैं और एक मतलब सड़ी गली सी जिंदगी लेके लगभग मर जाते हैं, क्योंकि वो उनका चुना हुआ पेशा नहीं है। तो अभिभावक भी कहीं ना कहीं बाध्य करते हैं कि आपको डॉक्टरी बनना है, इंजीनियर बनना है। हाँ, हमारे यहाँ भेड़ चाल है। संगीत कला का कोई महत्व उधर वो रुचि नहीं, हमारे यहाँ भेड़ चाल है। हमारे यहाँ हमें क्या पसंद है वो उसको ज़्यादा नहीं महत्व, हमें दूसरा क्या कहेगा हम इस पे ज़्यादा सोचते हैं कि हम क्या पहनते हैं इस पे दूसरा क्या कहेगा, है ना। हमें अगर गर्मी में अच्छा लग रहा है सूती खादी कपड़ा तो हम पहने, दूसरा आपको एक नौजवान लड़का पहने उसको बूढ़ा कहे, क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो हम लोग ये ज़्यादा सोचते हैं और हमारा सारा सोचना होता है इसी पे होता है। तो हम ये किसी का हम कैसे दिखते हैं ये भी दूसरों के आधार पे तय करते हैं कि हमें दाढ़ी रखनी है, हमें बाल रखना है, हमें शर्ट कैसा पहनना है, हमें चप्पल कैसी पहननी है। तो हमारे यहाँ इंसान खुद कुछ नहीं तय करता, वो खाता क्या ये भी दूसरे तय करते हैं कि उनके यहाँ तो ये खाया जाता है, सब्जी ये खाते हैं तो हम भी ये ले आते हैं। अगर आपको वो छाछ पसंद है तो आप नहीं पियेंगे क्योंकि बगल वाला है वो आम का जूस पी रहा, तो आपको कहेंगे कि भाई वो क्या कहेंगे आम का जूस पी रहा, हम छाछ क्यों पिए, है ना। अब आपको पता ही नहीं है छाछ क्या काम करती है, आम का जूस क्या काम करता है। बहरहाल तो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा है। एक जैसे आपका विषय जो उसी पर ले लेते हैं, एक अंतिम सवाल, ये जो आपने दलित स्त्रियों की जो स्थिति बताई उस पर, तो लगता है कि कोई सुधार की हुई है, कुछ सुधार हुआ है, गुंजाइश हुई है कुछ? देखिए सुधार तो ऐसा है कि भारतीय संविधान ने उनको कुछ जो बराबरी का अधिकार दिया उससे चीज़ें बदली, लेकिन उससे उनको बराबरी का अधिकार नहीं मिला। पहली बात तो ये है कि दलितों पे अत्याचार इस देश में हर रोज़ हो रहे हैं और दलितों में भी दलित स्त्री एक ऐसा वर्ग है जिस पे सारा अत्याचार जाके टिकता है ना। उस पे दलित पुरुष भी अत्याचार करता है, सब परिवार वाले भी, हाँ, दूसरी महिलाएं भी करती हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो समाज की सबसे कमज़ोर कड़ी है और सबसे कमज़ोर कड़ी को आपको मजबूत करना है तो उसका एक ही उपाय है। देखिए बहुत सी भारत की लगभग समस्याओं का बुनियादी उपचार जाति व्यवस्था का अंत है जी। और हमारी सरकारें कानूनी तौर पे बहुत जाति व्यवस्था के खिलाफ दिखती हैं, लेकिन व्यवहारिक पे हमारा समाज, हमारी राजनीतिक व्यवस्थाएं जाति को बनाए रखने में ज़्यादा योगदान देती हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को जाति बनाए रखने में गर्व नहीं, उनके हित जुड़े हुए हैं ना, उनके हित जुड़े, उनको फ़ायदा होता है। वरना क्या है कि 5000 साल से आप दुनिया की सबसे बुरी व्यवस्था, सबसे घृणित व्यवस्था, आप सोचिए जिस व्यवस्था में एक व्यक्ति दूसरे को छूता नहीं है, ऐसी व्यवस्था लेके घूम रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि हम इंसान हैं। जी जी जी। तो ये जब तक इसका अंत नहीं होगा, जाति उन्मूलन की बृहत पैमाने पे प्रयास नहीं होंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि इनका कोई समाधान निकल पाएगा। जी जी जी। अच्छा, ये जो शिक्षा में तकनीक का समावेश, जैसे कि आपने देखा कि पहले जो पढ़ाई अलग तरीके से होती थी, आजकल जैसे क्लास मॉडर्न हो गई ना, तो और दूरस्थ शिक्षा भी है, तो इससे भी कुछ फ़ायदा मिलता है? देखिए मिलता है फ़ायदा, वही बात है, तकनीक का आने से शिक्षा का कोई बुनियाद नहीं बदलती। तकनीक के आने से शिक्षा में प्राप्त करने वाले लोगों को रोज़गार नहीं मिलते। तकनीक के आने से आपको एक चीज़ समझानी है, एक गणित का सूत्र समझाना है, तो आपको इतना ही है कि वो गणित का सूत्र आप एक टीचर 100 लोगों को समझा सकता है और टेक्नोलॉजी से उसी को आप 1000 लोगों को समझा सकते हैं। लेकिन गणित का सूत्र समझ के व्यक्ति को रोटी मिले, रोजगार मिले, ये तो तकनीक नहीं कर पाएगी ना, ये तो सरकारों को करना पड़ेगा, इसके लिए निजीकरण को बंद करना पड़ेगा। कम सिंपल सी बात है, इस देश में इतने संसाधन मौजूद है, आपको ये सोचना है, इतनी जनसंख्या है, कहाँ इसको रखना है, क्या काम करवाना है, कैसे इसको स्वस्थ रखना है, कैसे क्या उत्पादन होगा, कैसे उसका वितरण होगा, और बहुत आप ये कर लें तो मेरा ये मानना है कि बहुत ज़्यादा आप उसको बेहतरी से मजबूत समाज बना सकते हैं। तो ये कुछ कृषि के बारे में बताएं।
खेती का मसला बहुत मतलब चुनौतीपूर्ण है। ये 1990 के बाद में भारतीय खेती की एक करवट बदल दी नीतियों ने। देखिए, राजनीति, जो लोग कहते हैं कि राजनीति से दूर रहो, वो मूलतः आपको मूर्ख बनाते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ राजनीति से तय होता है। आपके घर में कितनी समय बिजली आएगी, ये भी राजनीति है। आप जो पैदा करते हैं उसका कितना पैसा मिलेगा, ये भी राजनीति है। और आप क्या पैदा करेंगे, ये भी राजनीति से तय होता है। तो हमारी जो कृषि है उसको पूरी तरीके से एक मतलब नुकसान का सौदा। और आप आश्चर्य कर सकते हैं कि सारी दुनिया में कहीं नहीं होगा जितना भारत में पिछले 20 सालों में करोड़ों किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। लाखों करोड़ों की तादाद है, रोज कर रहे हैं। तो इसका फ़र्क ये है। और जबकि इस देश में इतनी पॉपुलेशन है, तो आप किसान का अनाज जो है पैदा, वो आप बाज़ार से लाते हैं आटा, तो आपको मिलता है डबल रेट पे, और आपका जो गेहूं है वो आधे पे मिलता है। तो ये जो बिचौलियों की व्यवस्था भारत में पनप गई, ये पनपाई गई है, इसने बहुत नुकसान किया। दूसरा, कृषि हमारी प्राथमिकताओं में नहीं है। किसान हमारे राजनीतिक मुद्दा ही नहीं बना, सियासत का मुद्दा नहीं बन पाया। और किसान को इसलिए इन नीतियों ने पूरी तरीके से कृषि को हाशिए पर ला दिया। और आप सोच सकते हैं कि एक तरह से ये मतलब सबसे मजबूरी का काम हो गया। जिसको कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं करता, वो खेती करता है। जबकि विकसित देशों में, दुनिया में कृषि एक अच्छा व्यवसाय है। आपके पास इतनी ज़मीन है, आपके पास इतनी जगह पे सिंचित ज़मीन है, पानी है, भारत में इतनी नदियाँ हैं, इतनी सिंचाई हो सकती, इतनी पैदावार होती है। और ये सरकारें तो ये करती हैं, विदेशों से अनाज मंगाती हैं और कितनी ऊँची कीमतों पर मंगाती हैं। तो ये पूरी एक वैश्विक अर्थव्यवस्था की, पूरी दुनिया के किसान को, कृषि को, कुछ चुनिंदा देशों के किसानों और कृषि को फ़ायदा, और देशों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए पूरा मॉडल तबाह करने का बनाया गया। और भारतीय की सरकारें उसके सामने सरेंडर करके, हम लोग, आप सोचिए कि जो बीज कंपनियां बनाती हैं वो दूसरी साल पैदा नहीं होता, और हमारा बीज लगभग नष्ट हो रहा है, नष्ट हो गया है। वरना हमें बीज कितना पैसा देता है हर किसान बीज का? कभी बीज का पैसा नहीं, एक साल का बीज दूसरी साल। लेकिन ये जो बीटी बीज और दुनिया भर की कंपनियों ने हमें जो पेस्टिसाइड, जो दवाएं हैं ना, तो हमें ऐसा निर्भर बना दिया, हमने निर्भर, बीमार और पंगु बना दिया। आपको संक्षिप्त में अंतिम सवाल कि भारत का भविष्य कैसा देखते हैं आप? मुझे तो देखिए, भविष्य भारत का किसके हाथ में होगा इस पे निर्भर है। अभी जिस तरह से चल रहा है तो मान लीजिए कि बहुत ख़राब दिखता है जी। और अगर इस देश की जनता, जो कि बहुत समझदार हो सकती है, वो जागरूक हो, अच्छे लोकतंत्र में भागीदारी निभाए, अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो और नीति निर्माण में सक्रिय रूप से सरकार की आलोचना करे, सरकार की कमियों को उनको गिनाए। आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। ये देखिए, लोकतंत्र हमारे यहाँ ये कहते हैं कि तारीफ क्यों नहीं करते। आपको कोई ये भी कहते कि वीडियो में आपने सरकार की कोई तारीफ नहीं की, तो ये सवाल ही गलत है। इसलिए गलत है कि सरकार बनाई ही इसलिए जाती है कि जनता के काम करें। तो 4 काम कर दिए तो उसमें तारीफ क्या करनी है? वो तो उसका काम है। तो आपको तो उन कमजोरियों को मतलब गिनाना है। और किसी भी लोकतंत्र में आलोचना अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप कह रहे हैं वो सही बात है कि आलोचना नहीं बर्दाश्त की जा रही है हाल के दिनों में, तो सोच लीजिए कि भारत का भविष्य क्या होगा, अंधकार में ही है। तो समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को भी। और आप अच्छी रचनाएं देखने को मिलेंगी, क्यों? बिल्कुल, बहुत बहुत। और समय मिलेगा तो फिर साथ साथ बिल्कुल बात होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।